हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने आपको यूट्यूब के माध्यम से सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी वीडियो आपको रोज़ाना मिल जाती हैं। तो हमने बेटा सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले इतिहास भाग को पढ़ाना शुरू किया है। इतिहास में जो आपका पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके हमने बहुविकल्पी प्रश्न आपको करा दिए हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्णनात्मक एक। आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामाजिक विज्ञान में सिर्फ 3 तरह के प्रश्न आएंगे। पहला होगा आपका बेटा कौन सा, बहुविकल्पी प्रश्न। दूसरा होगा आपका वर्णनात्मक फर्स्ट, और तीसरे होंगे आपके वर्णनात्मक सेकंड। सिर्फ यही 3 प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो बहुविकल्पी के हमने वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध करा दिए और आप लोगों ने उसे देख भी लिया, उसके प्रश्न भी याद कर लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे बेटा वर्णनात्मक 1 के प्रश्न, और उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्णनात्मक 2 के प्रश्न। इसका मतलब तीनों तरह के प्रश्न हम देख लेंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार बेटा सभी चैप्टर में हम केवल ये 3 प्रकार के प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सभी को जरूर देखें। पहला प्रश्न, सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, और सबसे मेन बात, मैं जब भी आपको पढ़ाऊँ तो आपको इन प्रश्नों का नंबर पे नहीं जाना है, जो सीरियल नंबर है। जैसे आप प्रश्न संख्या 4 पढ़ा हुआ है, आप पेयर में उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे, प्रश्न संख्या 1 डाल के। जो पहले उसे प्रश्न संख्या 1 डालेंगे, जो दूसरा है उसे प्रश्न संख्या 2 डालेंगे। लेकिन आप 4 या 5 ऐसे नहीं डालेंगे, आप एक तरफ से डालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा पहला प्रश्न। कह रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, यह क्यों प्रसिद्ध है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। देखो बेटा, कह रहे हैं ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर होने के साथ साथ तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। क्या था बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का तो एक तो प्रथम चांसलर था। आप केवल इसे कहानी की तरह पढ़ेंगे कि जो ऑटो वान बिस्मार्क था वो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था, और उसके साथ साथ ये यूरोप का एक प्रभावशाली नेता भी था। अगले देखते हैं जर्मनी के, अब जो यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क कौन था, उसका जवाब यहाँ तक हो गया, समझ लो। फिर कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका प्रमुख थी। क्या थी, 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए जीत हासिल की थी। अब ये बात याद रखना बेटा कि रक्त और लौह की नीति किसने चलाई थी, ऑटो वान बिस्मार्क ने। फिर कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1871 से 1890 तक बिस्मार्क राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर रहा था। जो बिस्मार्क था वो राज्य के मामलों में सर्वोच्च शिखर पर रहा था। 1890 में उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब अगर प्रश्न आए कि ऑटो वान बिस्मार्क ने अपने पद से त्यागपत्र किस सन में दिया था, तो ऑप्शन आप क्या बताएंगे। 1890 में उसने क्या दे दिया था बेटा, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये छोटा सा आंसर है कि ऑटो वान बिस्मार्क था कौन, तो आपको बताना है कौन था और क्यों प्रसिद्ध है, तो वो भी बताना है। बस इसे कहानी की तरह आपको पढ़ना है। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्या है बेटा, कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति क्यों शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। देख लेते हैं बेटा क्यों शुरू हुई थी, मुख्य कारण क्या था। उत्तर में कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई। अब बेटा अगर फ्रांस की क्रांति की डेट भी आ जाए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई बताओ ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि कब शुरू हुई थी, 5 मई 1789 को। फिर कह रहे हैं फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। कौन सा, शोचनीय आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति जो थी क्रांति का मूल कारण थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची
से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। जो लुई 16वां था वो इतने फिजूल खर्ची करता था जिससे राजकोष जो था वो पूरी तरह से खाली हो गया था और देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर आ चुका था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिससे जनता ने क्या किया था? विरोध। बिल्कुल बेटा, उसने इतने फिजूल खर्ची करके सब तो बर्बाद कर लिया। फिर उसने क्या सोचा? जनता पे कर लगा दें, यानी टैक्स बढ़ा दें। फिर जनता ने उस चीज़ का क्या किया था? विरोध किया था कि हम इतना टैक्स नहीं देंगे। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तात्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक मुख्य कारण बन गई। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस कहानी की तरह आपको याद करना है। इन्हें ऐसा नहीं कि आप रटें कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, नहीं। सिंपल सी बात कि उसने इतना फिजूल खर्ची किया था कि राजकोष खाली हो गया था, देश बिल्कुल दिवालीपन की कगार पर था, जिसने उसने क्या किया था? टैक्स यानी कर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा था या कर बढ़ाना चाहा था, जिससे जनता ने क्या किया? इसका विरोध किया था। चलिए अगले देखते हैं बेटा। प्रश्न अच्छे वैसे याद करना है आपको, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? तीसरा प्रश्न, आप बिल्कुल क्रम से नंबर डालेंगे, ठीक है। कह रहे हैं ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। आप देख सकते हो ये सभी प्रश्न बेटा आए हुए हैं। ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखो। तो देखो उत्तर में फर्स्ट कारण क्या है? ऑटोवान बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। कौन सी नीति पर चलकर बेटा? रक्त और लौह की नीति पर चलकर जर्मनी के एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? ऑटोवान बिस्मार्क, इसीलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। और दूसरा कारण क्या है बेटा? बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रिसा की शक्ति को मजबूत कर दिया था। बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रिसा की शक्ति को क्या कर दिया था? मजबूत किया था। ठीक है, तो यही दो कारण थे जिससे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता था। किसे? ऑटोवान बिस्मार्क को। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद अगर पेपर में आ जाए किसे कहते हैं या उदारवाद का अर्थ बताइए तो उसका मतलब क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से बेटा देखेंगे। तो उत्तर में क्या कह रहे हैं? उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिवर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून समक्ष सबको समानता। तो उदारवाद शब्द किस भाषा के बेटा? तो उदारवाद लैटिन भाषा के जो लिवर है उस पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? स्वतंत्रता होता है, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता एवं कानून के समक्ष सबको समानता। तो बेटा ये जी है इसका आंसर, उदारवाद का अर्थ। तो अच्छे से आप इसे याद कर लेना, पेपर में आने की ज़्यादा उम्मीद है इसकी। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसलिए ध्यान से समझेंगे तभी अच्छे से समझ में और आएगा। कह रहे हैं जर्मनी, अगला प्रश्न है बेटा, जर्मनी के एकीकरण कब और कैसे हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था? तो चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ध्यान से इसके आंसर को देखते हैं। कह रहे हैं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्वान थी। मध्य वर्गीय जो जर्मन के लोग थे उनमें प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्वान थी। इन राष्ट्रवादी लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। किसने? जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया था? प्रयास किया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 मुद्दों में प्रिसा की जीत हो गई थी। किस किस से? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 मुद्दों में प्रिसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रिसा के राजा कौन थे? विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1871 में एक समारोह हुआ था जिसमें प्रिसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या घोषित किया गया था बेटा? सम्राट घोषित किया गया था। तो इस प्रकार क्या हुआ था आपका? जर्मनी का
एकीकरण हुआ था। कब और कैसे, देखो सन भी दे रखी है और कैसे हुआ था ये भी बताया गया है बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, ये किसे घोषित किया गया था? उत्तर देखें, कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वान बिस्मार्क का था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑटो वान बिस्मार्क का था। एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम घोषित किया गया था। ये तो अभी बताया था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑटो वान बिस्मार्क का। और जर्मन राष्ट्र का जो प्रथम सम्राट था विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। पेपर में ऐसे आया जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन था, तो आप कहेंगे विलियम प्रथम। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी प्रश्नों को आप लिख कर याद करेंगे। देखें ध्यान से अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुई? वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन था वो कब और कहाँ हुई थी? तो ज़रा ध्यान से देखें बेटा, 2020 में आया प्रश्न ये। कह रहे हैं ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था। किस किस ने बेटा? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये सब यूरोपीय शक्तियों ने किसे पराजित किया था? सम्मिलित रूप से 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 में वियना में मिले थे। कहाँ मिले थे? इन सभी को, इन देशों पर जो प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 में ही सब लोग वियना में मिले थे। कहाँ मिले थे बेटा? वियना में मिले थे। और इसे ही वियना संधि सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या इसे ही वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहते हैं। क्योंकि ये सभी वियना में मिले थे इसीलिए इसे वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहा जाता है। देखते हैं बेटा अगला प्रश्न, देखें ध्यान से। कह रहे हैं फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। ये 2020 में आया हुआ बेटा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम। तो पहला क्या हो जाएगा बेटा? फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया और क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। तो ये परिणाम हो जाएगा। दूसरा है बेटा न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया था। न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता को लागू किया गया था। ठीक है बेटा, चलिए ये दो कारण थे क्रांति के। अगला प्रश्न देखिए जरा ध्यान से। कह रहे हैं इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताओ। जो इटली का बेटा एकीकरण हुआ था इसमें महत्वपूर्ण भूमिका 3 जिन लोगों ने निभाई थी उनमें 3 नेताओं के नाम बताओ। तो ध्यान से देखें बेटा, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे आप। कह रहे हैं इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेता कौन कौन से थे? काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो बेटा इन तीनों को याद रखना जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बेटा एनसीईआरटी का प्रश्न है और आने की संभावना भी काफ़ी है। कह रहे हैं मारियान और जर्मेनिया कौन थे? 2 लोगों की बात हो रही है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? एनसीईआरटी का बेटा प्रश्न है। तो जरा उत्तर में देखेंगे। कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया था। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका सहारा लिया था बेटा? नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 2 लोग, 2 नारियाँ। कौन? मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो चलो पहले एक एक करके जानते हैं। मारियान कौन थी? ध्यान से समझिए। कह रहे हैं लोकप्रिय ईसाई नाम है। मारियान जो है यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। जो फ्रांस था उसने स्वतंत्रता के जो नारी प्रतीक है उसे मारियान नाम दिया था। ऐसा भी प्रश्न आता है फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को क्या नाम दिया? तो आप लगाएंगे मारियान। यह छवि जनराष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके
ध्यान से देखें बेटा, बहुत छोटे आंसर लिखवाएं, इससे छोटे आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। इसके अगले देख लेते हैं, इससे छोटे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए यहाँ से याद जरूर करना। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, इसके जो चिन्ह थे गणतंत्र के प्रति लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गईं ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपना तालमेल, अगर ये कठिन वर्ड आपको ना पढ़ना करे तो तालमेल पढ़ लें, तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। तो आप समझ रहे हैं, मारियान की जो मूर्ति थी, प्रतिमाएं थीं, और कहाँ चौराहों पर लगाई गई थी, सिक्कों पर, टिकटों पर, सब पे इनकी फ़ोटो लगी थी। और इनका प्रतीक क्या था गणतंत्र के प्रति? लाल टोपी, तिरंगा, कलगी वगैरह थी। तो ये सब मारियान के सरकार ने कराई थी। चलिए जर्मेनिया के विषय में जान लेते हैं। जर्मेनिया के विषय में, यह जर्मन राष्ट्र की नारी थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पेड़ों का मुकुट पहनती थी। अब ये प्रश्न आपका आ सकता है कि बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट कौन पहनती थी? तो जर्मेनिया, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। या ऐसे प्रश्न है बेटा, जर्मनी में बलूत किसका प्रतीक है? तो वीरता का प्रतीक है। उसने हाथों में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर लिखा हुआ था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। कौन सी छवि थी? दोनों नारी ही थी बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था जर्मेनिया के विषय में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा इसी क्वेश्चन के साथ हमारी इस वीडियो का अंत होता है, अर्थात यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय था चैप्टर है बेटा, इसके जो वर्णनात्मक फर्स्ट हैं, वर्णनात्मक एक जो प्रश्न हैं जो मेन वो सभी इस वीडियो में मैंने करा दिए हैं। और इसके बाद में केवल वर्णनात्मक सेकंड रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे ये पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लिख कर रोज़ाना की तुरंत इसे याद करते चलें, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल साथ साथ चलती रहे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।